का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी अजरबैजान की सीमा पर हेलीकॉप्टर हादसे में शिकार हो गया। इस हादसे में रईसी समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब इस हादसे पर साजिश का शक गहराने लगा है। शक इसलिए क्योंकि अजरबैजान की सीमा के पास रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इतिहास गवाह है कि अजरबैजान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। अजरबैजान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद करता है और जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तब मोसाद ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ऐसे में सवाल है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे मोसाद है? इसकी जांच ईरान ने शुरू कर दी है और अगर रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ हुआ तो दुनिया एक भीषण जंग के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी। जाहिर है ईरान बदले की आंख में इजराइल पर भीषण हमला करेगा और इसके बाद तीसरे विश्व युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व युद्ध का खतरा इसलिए भी क्योंकि रईसी की मौत पर दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। एक तरफ भारत जैसे देश हैं जो रईसी के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जैसे देश जो निधन के बाद रईसी को तेहरान का कसाई कह रहे हैं। विदेशी मीडिया रईसी की मौत को ईरान के परमाणु प्रोग्राम से भी जोड़ रहा है। लेकिन क्या है रईसी की मौत की सच्चाई? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मसले पर जनता की राय क्या कहती है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत अचानक कैसे हुई? देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बीच क्यों उड़ाया गया? इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे क्या कोई साजिश है? ये सारे सवाल वो हैं जिनके जवाब न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लोग तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रईसी की मौत के पीछे का कारण परमाणु हथियार बने? कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम रईसी परमाणु हथियार बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। परमाणु हथियारों को लेकर ही अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगाए हुए थे। परमाणु हथियारों को लेकर ही ईरान और इजराइल में ठनी हुई थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु परीक्षण करने से एक कदम ही दूर था और परीक्षण से ठीक पहले इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इब्राहिम रईसी की मौत एक पहेली बनी हुई है। ईरान ने चेतावनी भी दे दी है कि यदि हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ हुआ तो इजराइल का नक्शा बदल दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उनके जीवन की अहम घटनाओं का भी जिक्र हो रहा है। साल 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने थे और रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता है। दरअसल ईरान में 1979 में क्रांति हुई और खुले विचारों वाले राजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। इस क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक देश बन गया। इस क्रांति के बाद उन कम्युनिस्ट नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया जो इस्लामिक क्रांति के खिलाफ थे। ईरान में करीब 5000 राजनीतिक कैदी थे जो ईरान को इस्लामिक देश बनाए जाने के खिलाफ थे। इन कैदियों को देश की सबसे क्रूर सजा दी गई। ईरान की डेथ कमेटी ने 1988 में सभी राजनीतिक कैदियों को सजाए मौत दी। इस फैसले के कुछ ही दिन बाद सभी 5000 कैदियों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। डेथ कमेटी के सदस्य तत्कालीन डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल इब्राहिम रईसी थे। 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद रईसी से जब सामूहिक फांसी की सजा पर सवाल किया गया तो रईसी ने कहा था कि अगर किसी जज या वकील ने देश की सुरक्षा की है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैंने ईरान में हर पद पर रहते हुए मानवाधिकार की रक्षा की है। इब्राहिम रईसी ईरान के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन पर राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका ने बैन लगा दिया था और ये बैन भी 1988 में किए गए कत्लेआम की वजह से लगाया गया था। अब इब्राहिम रईसी की मौत के बाद इजरायली मीडिया में रईसी को बूचर ऑफ तेहरान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रईसी ने जो बोया वही फल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यह पहली बार नहीं है जब रईसी हमेशा अमेरिका की नजरों में खटकते रहे और अमेरिका बार बार रईसी को लेकर चेतावनी भी देता रहा। अब जो घटना घटी है, रईसी की मौत हुई है, पूरे दुनिया में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है ये हादसा था या फिर कोई साजिश। इसे लेकर कई सारे सवाल लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। हमने लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है।
चर्चा करेंगे आपके साथ। कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहला सवाल जो सर्वे में हमने पूछा, वो पहला सवाल है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति की रहस्यमय मौत से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? 39% लोगों ने कहा हाँ मंडराने लगा है। 54% लोगों ने कहा है नहीं ऐसा नहीं है, और 7% लोग इन दोनों में से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आरबीएस मणि साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आदित्य कोठारी हैं, वो भी विदेशी मामलों के जानकार हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद अली शाह से, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यह पहले मामला नहीं, जब ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका की नजरों में लगातार खटकते रहे। ये पहली घटना नहीं है कि ईरान के ऊपर हवाई हमला हुआ। अब तक ये तय नहीं हो पाया ये हवाई हमला है या हादसा है, लेकिन तमाम लोग इस बात का अंदेशा जिक्र कर रहे हैं। और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब इराक और ईरान युद्ध हुआ था, तब भी अमेरिका ने एक विमान पर हमला किया था ईरान के, और उसमें करीब 250 के आसपास, 255 के आसपास लोग मारे गए। लेकिन इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चर्चा तो दुनिया में अलग अलग चल रही है, आप क्या मानते हैं? भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, कल जब यह खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति वो एक हेलीकॉप्टर में सवार थे और 3 हेलीकॉप्टर थे, 2 महफूज तरीके से लैंड कर गए, अपनी जगह पहुंच गए, एक गायब हो गया था, उससे संपर्क टूट गया था और कुछ मालूम नहीं, क्लैरिटी कुछ आई नहीं थी। तब गैस वर्क चला था पूरा कि इब्राहिम रियासी, प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी शायद उस जहाज में थे, शायद नहीं थे, मर गए, बच गए, कुछ पता नहीं। हार्ड लैंडिंग हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश नहीं रिपोर्टिंग हुई थी, एक्सीडेंट या हार्ड लैंडिंग। अब बात ऐसी है, आज सुबह तक ये चर्चा चली कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, तब जाके स्पेकुलेशन के मुताबिक के अंदाज पे, क्योंकि ईरान ने बोला कि जिस तरीके का मलबा मिला है उन हेलीकॉप्टर का, लगता नहीं कि कोई भी इस एयर क्रैश में बच पाया होगा। इसके लिए फिर वहां से स्पेकुलेशन बढ़े। फिर फाइनली जब पुख्ता खबर आई कि जी हाँ वो कि कुछ जले हुए शव मिले हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं कि इतने बुरे जल गए हैं, कौन सा शव किसका है, डीएनए टेस्टिंग होगी। अब इस पे देखिए, मैं कुछ चंद एक बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो लोग कहेंगे कि 3 जहाज थे, 2 जहाज पहुंच गए, एक जहाज कैसे बिछड़ गया उनसे। ये मैं मानता हूं होता है, ये इतना तक होता है, मैं मानता हूं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं 2005 का। मैं खुद उस टाइम पे त्रिपुरा से मैं एडीसी 2 कोर कमांडर था, तो वीआईपी जहाज उड़ गया, वो बेड़ा पार कर गया, वो नागालैंड लैंड कर गया, फिर वहां से मणिपुर चला गया और हम त्रिपुरा में ही अटके रहे, हालांकि साथ साथ थे। ऐसा तो जायज है, होता भी है, ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है और इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। हमारे साथ तमाम लोग भी जुड़े हुए, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं। सर्वे का दूसरा सवाल है कि ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत को लेकर आपकी राय क्या है? हमने लोगों से ये बात पूछी। 34% लोगों ने कहा कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ है। 22% लोग ये मान रहे हैं कि तकनीकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और 24% लोगों का इशारा मोसाद की तरफ से था कि मोसाद की ये साजिश है, और 20% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मणि साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मणि साहब, आप क्या मानते हैं इस मामले में? ये अभी जांच होगी, संपूर्ण तरीके से जांच होगी, सारे तथ्य बाहर आएंगे। अभी हम कोई भी अटकल लगाएंगे, कोई भी अनुमान लगाएंगे, तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, यही मेरा मानना है। हम वेट करते हैं, क्योंकि इसको सेंसेशनलाइज ना करें। संभवतः ये दुर्घटना है, जिस हिसाब से मेजर अली मोहम्मद शाह जी ने भी कहा था, ऐसा भी होता है और दुर्घटना है, और ये दुर्घटना रहेगी, और लोगों को ये अवगत कराना बहुत जरूरी है कि ये दुर्घटना है, तो इसके ऊपर ज्यादा संवेदनशील बात ना करें। क्योंकि किसी को भी, देखिए, वर्ल्ड वॉर जहां चलने की बात है, आजकल आज जो 21st सेंचुरी और आगे का जो वॉर होगी, वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, प्रॉक्सी वॉर होगी। हमारे पूर्व वक्ता में पीछे एक आप ही की एक चर्चा में था, उसमें
RSN सिंह साहब रॉ के एक्सपर्ट है, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जी उन्होंने भी बड़ा क्लियर किया। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो भी वॉर होगी कन्वेंशनल नहीं होगी, प्रॉक्सी वॉर चल ही रही है। वेदर वही कौन कर रहा है, चाइना से कर रहे हैं, कौन इंटरवीन कर रहा है, कौन एजिटेट हो रहा है, ये सब। तो इसके अंदर किसकी नीयत कैसे है इसका पता नहीं है अभी। पूरा जांच होने दें, हम इसको संवेदनशील ना बनाएं। और सीधी सी बात है, अभी तक जो तत्व हमारे साथ इधर उधर से मैंने भी कलेक्ट किया है, और इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि अभी एक दुर्घटना ही हुई थी। और दूसरी बात है, ईरान के साथ अंदर भी उनके जो आप इब्राहिम रईसी साहब के जो अंदर भी दुश्मन बहुत है। आपने ही कहा था 5000 परिवार, 5000 आदमियों को अगर सजाए मौत दिया है तो 5000 परिवार वहां पर रहते होंगे जिनका और भी कई कारणवश इनके एक्सट्रीम इस्लामिज्म ना करे, रेडिकलिज्म, पता नहीं किस किस कारणवश ये उसके अंदर के दुश्मन भी बहुत हैं। तो षड्यंत्र किसने किया, पहले षड्यंत्र हुआ या नहीं, पहला प्रश्न ये। जी षड्यंत्र हुआ तो किसने किया, ये अंदरूनी तरीके से या किसी बाहर के देश ने किया, वो इसराइल ने किया, या अभी मुझे नहीं लगता कि इस संदर्भ में इसराइल कोई ऐसा मूर्ख वाली स्टेप कदम लेगा जिससे उसको और भी पूरा विश्व उसके विरुद्ध शत्रु बन के खड़ा हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि इस हिसाब से वो करेंगे नहीं। अब कौन था, किसके साथ हुआ था, और आपका ये कहना है कि पहले इंतजार कर लिया जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद पता चल जाए कि आखिर क्या हुआ नहीं क्यों हुआ। क्योंकि रईसी के अपने घर में ही इतने दुश्मन है। रईसी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक तानाशाह के तौर पर पेश आते थे और कई हजार लोगों को मौत के घाट उन्होंने उतरवाया अपने एक फैसले के जरिए। बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे हैं कि एक पिता को फांसी दी जा रही है, उसी एक छोटी सी बच्ची देख रही है। वो रो इसलिए नहीं रहा है कि बच्ची को इस बात का आभास ना हो जाए, क्योंकि बहुत अबोध बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता, वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे इस बात का आभास ना हो जाए कि उसे फांसी दी जा रही है और वो मुस्कुरा रहा है, वो हाथ हिला रहा है। इस तरह की तस्वीरें लोगों के जहन में होती हैं, बस जाती हैं, इस तरह की घटनाएं बस जाती हैं। तो क्या कोई घर का व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, या ये मौसम की मार इसे कह सकते हैं? 2 हेलीकॉप्टर और थे, वो निकल गए, एक हेलीकॉप्टर के साथ हादसा हो गया। ऐसा ही एक हादसा हमारे हिंदुस्तान में भी हुआ था, सेना के बड़े अधिकारी के साथ हुआ था। तो किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं। हमारे साथ बंसल साहब मौजूद है, बंसल साहब के पास मैं चलूंगा। बंसल साहब, आप क्या मानते हैं? मुख्यमंत्री भी हुआ है जी, रिपीट करिएगा क्वेश्चन। जी बंसल साहब, आप क्या मानते हैं, ये जो हादसा है या साजिश है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, इस पर बहुत सारे कयास अटकलें हैं, लेकिन जो सब कुछ सबसे ज्यादा लगता है, हादसा लगता है, उसके कई कारण हैं। जैसा कि मेजर साहब ने भी बताया कि मौसम की वजह से ऐसा हो सकता है, पहाड़ी इलाका है उसकी वजह से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हेलीकॉप्टर बहुत पुराना था, 40-45 साल पुराना, बेल 212 अमेरिका का बना हुआ है, जिसकी मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं हुई है। इन चीज़ों को देखते हुए ये हादसा, लेकिन जो दुनिया में हर आदमी अपने फायदे के लिए इसका बदनाम करेगा। चाइना ने कह दिया ये एक साजिश है, उधर से जो पूर्व विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो कहते हैं अमेरिका की साजिश एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इस यहाँ पर अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाई थी उस वजह से हेलीकॉप्टर के पार्ट नहीं मिले। हेलीकॉप्टर के पार्ट नहीं मिले तो एक साजिश नहीं हो सकती, और हो सकता है इसकी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी में भी पता चले ना चले, और उस चीज़ को भी तेहरान जो ईरान है अपने हिसाब से, अगर इंक्वायरी में सच क्या है वो तो उसी को पता होता है जो देश उसको करता है, और अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये सारी चीज़ें वो उसका खुलासा करेगा। लेकिन साजिश कहना, जिसमें कभी कोई कहता है, ये बहुत सारे कयास हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो उंगली उठाई जा रही है वो उठाई जा रही है इसराइल की तरफ, कि इसराइल, दूसरी अमेरिका की तरफ, तीसरी यूक्रेन की तरफ भी जा रही है कि इन्होंने जो ईरान ने कामयाबी ड्रोन दिए रशिया को। अब ये सब लोग, अब यूक्रेन अपने युद्ध में फंसा हुआ है, वो अपने आप को बचा ले, और वो कैसे एक ऐसी साजिश रच सकता है कि वो जो है ईरान के प्रेसिडेंट को का इस तरह से वो उसको हेलीकॉप्टर को क्रैश कराने का। तो ये सब चीजें जो हैं, ये एक पॉलिटिकल जो एम्बिशन है, लोग अपने जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, कोई कहता है कि जो मोजताबा है वो का राइवल था, उसके लिए सुप्रीम लीडर बनने की रेस में ये इब्राहिम रईसी भी थे, और मोजताबा जो खामनेनी का बेटा है वो भी इसमें था, तो वो भी ऐसा कर सकता है।
एक महिषा की जो मौत हुई थी वहां से भी ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार के सब प्रयास हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी ये न्यूक्लियर एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब है, नेक्स्ट वीक करने वाले थे, इस वजह से हो सकता है। हर जो भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर होते हैं उनके तो सुरक्षा बड़ी टाइट होती है और उनको सबको ही खतरा होता है। और जो कहते हैं कि वो किसकी आंख में खटकता था, जो जो जिसका दुश्मन है वो उसकी आंख में खटकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको खत्म कर देगा। क्योंकि जो कंट्री अपने उसकी सुरक्षा इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी तरह की, ऐसे तो ये भी कहा जाता था जो रशिया के प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर भी जान का खतरा है, लेकिन उनकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसी प्रकार से ये अभी तक तो हादसे की तरफ ही ज्यादा इसका संकेत अभी तक हादसे की तरह लग रहा है। मिस्टर अमित कोठारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। एक बात का जिक्र आया, सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई थी, कई देशों पर युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहीं रशिया का भी युद्ध चल रहा है, बीच में फिर ईरान निकल कर आ गया, इजराइल निकल कर आ गया। पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो एक अजीब सी स्थिति है और सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है देशों के व्यापार पर, वहां की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, वो प्रभावित हो रही हैं। रशिया की बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान में काम करती हैं, अजरबैजान की बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में काम करती हैं, ईरान की बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में काम करती हैं और हिंदुस्तान की कंपनियां वहां काम कर रही हैं। रशिया की बहुत सारी कंपनियों पर सैंक्शन लगा दी है जिसके कारण वो हिंदुस्तान में काम नहीं कर पा रही। उदाहरण के तौर पर हाल ही में वंदे भारत का एक बड़ा टेंडर हुआ है और वंदे भारत का टेंडर वो रशिया की कंपनी को मिला है और अक्टूबर में पहली वंदे भारत ट्रेन देना है उस कंपनी को, लेकिन अभी तक वो काम इसलिए शुरू नहीं कर पा रही है क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दी है। टेंडर जिस कंपनी को मिला है वो दूसरी कंपनी को चाहता है कि भाई आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लो, उसको शामिल कर लो जिससे मैं अपना काम शुरू कर, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। तो पूरे विश्व में एक अजीब सी स्थिति हो रही है और देशों पर असर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर, वहां की इकोनॉमी पर, उसके विकास पर, उसकी रफ्तार पर। और अमेरिका बस सैंक्शन लगा रहा है, युद्ध खत्म करने को लेकर विशेष कदम होने चाहिए, वो नहीं है। उसके हथियार बिकते हैं, बिकने दीजिए। बिल्कुल, देखिए मनु जी, यहाँ पर जो अमेरिका का जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जहां पर उसकी जो वेपन्स इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है वो किसी तरह चलनी चाहिए। तो अमेरिका खुद वॉर इंजीनियर भी करता है, उसमें वेपन्स भी सप्लाई करता है, वो वॉर लड़ता भी है और वो फिर उन मुल्कों को तबाह करके चला भी जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने वियतनाम है, अफगानिस्तान है, इराक है, सीरिया है, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस यूएस कॉम्प्लेक्स के रिजल्ट है। पर यहाँ पर जहां पर आप बात कर रहे हैं रईसी के ऊपर जो डायरेक्ट जो सैंक्शंस जो लगाए गए थे, तो ये मैं बता दूं 2020 में जब इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू हुए थे बिटवीन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और तेहरान कि भाई न्यूक्लियर डील को हम कैसे करेंगे, तो उस समय रईसी वो पर्टिकुलर इंसान थे जिन्होंने एक बड़ा ही हार्ड स्टांस दिखाया था और ही वाज एन एब्सोल्यूट नो मूव टू बैक डाउन, जिसके वजह से जो डोमेस्टिक पॉलिसीज थे उनके ये झलकता था कि भाई हम न्यूक्लियर सहनशीलता की तरफ हम बढ़ेंगे और यूएस की बातों को हम नहीं मानेंगे, जो कि रूहानी साहब जो उनके प्रीडिसेसर थे वो चाहते थे कि भाई हम वेस्ट के साथ काम करें, तो उनके साथ हम जैसे भी करके हम कोलैबोरेट करें ताकि ईरान को एक इकोनॉमिकली एक वायबल मुल्क करार दिया जाए, जो उसके जो बाशिंदे हैं वो खुरम रह सके। सो दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव जिसकी तरफ वो जाना चाहते थे। पर यहाँ पर रईसी की जो हार्ड स्टांस थी उसकी वजह से वो पूरी न्यूक्लियर टॉक्स थी वो वहीं पर रुक गई 2021 में और उसके बाद रईसी के ऊपर में ये सैंक्शंस, हार्ड सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस द्वारा। अब आते हैं यहाँ पर जहां पर रईसी के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। देखिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने जगह पे सही है, पर हमें वेट करना चाहिए फॉर द इवेंचुअल रिपोर्ट्स टू कम आउट और थोड़ी मजबूती के तौर पे जब एविडेंसेस सामने आएंगी तब हमें शायद एक इशारा मिले कि भाई ये कैसे हुआ, वेदर इट वाज ट्रूली ए माल फंक्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर इटसेल्फ, क्योंकि 45 साल पुरानी हेलीकॉप्टर है, तो 45 साल पुरानी हेलीकॉप्टर है, व्हाई वाज द प्रेसिडेंट एसेंशियली फ्लाइंग दैट? वो सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए हमारे दिमाग में कि एक प्रेसिडेंट एक मुल्क का एक 50 साल पुराने या 40 साल पुराने हेलीकॉप्टर में वो क्यों चढ़ा था, जबकि उसको स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर्स मिलने चाहिए, स्पेशली जब आप सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स आप रशिया को दे रहे हो, आप यूएस के जितने
भी उनके जितने भी एनिमीज है, आप उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात रख रहे हो, तो क्या एक रशिया आपको वो हेलीकॉप्टर नहीं दे सकता था फॉर योर हेड ऑफ स्टेट? तो यहाँ पर वो सारे सवाल भी खड़े होते हैं। ये कई सारे सवाल हैं जिसका जिक्र शुरुआती दौर में मणि साहब भी कर रहे थे कि क्या घर का कोई व्यक्ति है, क्योंकि घर ही के यानी कि ईरान के अपने टारगेट पर, अपने घर के अंदर ही बहुत सारे मामलों में वो घिरे हुए थे, कई सारे आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, तमाम सारी साधन। सर्वे का एक और सवाल है, वो मैं सवाल ले लेता हूं कि क्या इजराइल और मुस्लिम मुल्कों का टकराव खत्म करने के लिए यूएन को कोशिशें तेज करनी चाहिए? 89 यानी कि 89% लोगों ने कहा कि हाँ करनी चाहिए, 8% लोगों ने कहा नहीं करनी चाहिए, और 3% ऐसे लोग जो इस मसले पर कुछ भी बात करना नहीं चाहते थे। मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अली शाह साहब, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या मानते हैं? जी देखिए, मैं उससे पहले ये बात कहूंगा कि अभी बहुत स्पेकुलेशन है कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कैसे होएगा, क्या होएगा, क्या खुमैनी साहब का बेटा बनेगा, क्या वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि 1979 से पहले, ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले जब शाह ऑफ ईरान थे, तब उनकी लीनिंग्स वेस्टर्न तरफ, वेस्ट की तरफ थी। फिर 1979 में जब खुमैनी गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद इन्होंने एक जनरल असेंबली करी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाए और बोला जाहिर सी बात है अगर 79 में सत्ता बदल गई तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एक आएगा। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और ये प्रेजेंट हुआ था मार्च 29 और 30 की बात। फिर अक्टूबर 24 1979 में जो सुप्रीम लीडर थे वहां पे, अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी उस टाइम पे, और जो प्रधानमंत्री थे मेहदी बदरगन, उन्होंने अप्रूव किया ये कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1979 में कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन हुआ, सुप्रीम लीडर ईरान बने, वहां पे बहुत कुछ ऐसा ये होता गया। उसके बाद फिर जनवरी 25 1980 में इलेक्शन हुए अयतुल्लाह फिर से, और फिर 76% का वोट शेयर इनको मिला। तो उससे क्या हुआ, अब ईरान के अंदर एक अयतुल्लाह खोमेनी की एक गवर्नमेंट, देखिए अयतुल्लाह खोमेनी हेड ऑफ स्टेट कहलाएंगे और जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट कहलाएंगे। फिर 1989 में जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी ईरान से, वो अबॉलिश कर दी गई। अब क्या हुआ कि जब ये सुप्रीमो, जाहिर सी बात है सुप्रीम पावर बन गए, और अगर देखा जाए तो ही इज द प्रेसिडेंट, वैसे अगर एक तरीके से मैं लोगों के समझने के लिए कह रहा हूं। अब और जो प्रेसिडेंट है ईरान के, तो ही प्ले द रोल ऑफ इन अ वे लाइक प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अबॉलिश की गई थी। तो इंटरनल, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला, इंटरनल भी उनके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम थी, इंटरनल भी बहुत लोग उनसे नाखुश थे। जैसे कि हिजाब का कल्चर था वहां पे, आपको याद होगा 2-1 साल पहले वहां पे एक महिला बड़ा प्रदर्शन हुआ और वहीं की महिलाएं भी निकल कर आई और उन्हें किस तरीके से दबाया गया, वो तस्वीरें हमने देखी। इन सबके बीच हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि आखिर देश के, विश्व के व्यापार की स्थिति क्या है इस पूरे मामलों को लेकर। तो आपको बता दें, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत ने दुनिया के व्यापार को हिलाकर रख दिया। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास जंग से पहले ही दुनिया का व्यापार गड़बड़ा रहा था। अब रईसी की मौत ने कच्चे तेल के दाम से और बढ़ना तय है। रईसी की मौत के बाद कच्चे तेल और सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इस खबर को देखिए और समझिए। पहाड़ों में चॉपर क्रैश हुआ, भारत को बड़ा झटका लगा। एक अच्छे दोस्त की हुई विदाई, पीएम मोदी ने संवेदनाएं भिजवाई। हिल गया कच्चे तेल का बाजार, भारत के व्यापार पर भी पड़ेगा प्रभाव। काल बन गए अजरबैजान के पहाड़, घने कोहरे में गुम हो गया हेलीकॉप्टर। एटीसी से संपर्क कटा और इब्राहिम रईसी का चॉपर क्रैश हो गया। 17 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद जब बचाव दल क्रैश स्पॉट पर पहुंचा तो हादसे की भयावहता नजर आई। चॉपर के मलबे में जले हुए शव बरामद हुए और इब्राहिम रईसी की मौत की पुष्टि हो गई। रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर का भी शव बरामद हुआ। पूरा ईरान हादसे की खबर मिलते ही शोकग्रस्त हो गया और भारत के पीएम ने भी एक दोस्त के चले जाने पर संवेदनाएं व्यक्त की। इब्राहिम रईसी की मौत का सीधा असर दुनिया के व्यापार पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं,
और केमिकल्स के साथ ही सोने के दाम भी बढ़ रहे हैं। भारत में जुलाई महीने के ब्रेंट ऑयल वायदा कारोबार में कीमतें 0.3% बढ़कर $84.20 प्रति बैरल तक पहुंच गई। वहीं क्रूड वायदा कारोबार में भी कीमतें 0.3% बढ़कर $80 तक पहुंच गई। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले तक ईरान कच्चे तेल के सबसे बड़े सप्लायर में से एक था। 2022 तक भारत भी सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से ही खरीदता था। हाल के वक्त में ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई चीन को हो रही थी और रईसी की मौत ने इस व्यापार पर संशय के बादल ला खड़े किए हैं। रईसी का सक्सेसर कौन होगा यह भी तय नहीं है, इसलिए निवेशकों में भी अनिश्चितता बनी हुई है। दुनिया में जब भी अस्थिरता की स्थिति बनती है तो सेफ हेवन एसेट के तौर पर निवेशक गोल्ड में निवेश करते हैं। अब रईसी की मौत से ईरान इजराइल जंग की आशंका भी गहरा गई है। संशय के माहौल में गोल्ड में निवेश को पूरी उम्मीद है। सोने की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। रईसी की मौत के बाद सोने की वैश्विक भाव में 1.17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और सोने के भाव $2450 प्रति औंस तक पहुंच गए। वहीं सोना हाजिर के भाव में 1% की बढ़ोतरी हुई और भाव $2440 प्रति औंस तक पहुंच गए हैं। भारत और ईरान के बीच सीधे व्यापार होता है और रईसी की मौत के बाद इस व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। साल 2022 में भारत ने ईरान को $1.84 बिलियन का सामान निर्यात किया। इसमें $1.16 बिलियन का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया गया, जबकि कॉफी, चाय और चीनी भी भारत से ईरान भेजी गई। इस अवधि में ईरान से भारत को $653 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें $153 मिलियन के केमिकल भारत को भेजे गए। इसके अलावा सूखे मेवे का भी भारत को एक्सपोर्ट किया गया। हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के साथ 10 साल की डील साइन की थी और इस डील से भारत और ईरान के बीच होने वाले व्यापार में बढ़ोतरी होना भी तय है। लेकिन रईसी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। श्रीमान मणि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के बाद आखिर वैश्विक स्तर पर किस तरह की चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन उसके पहले सर्वे का चौथा सवाल है वो मैं ले लेता हूं। सर्वे का चौथा सवाल है कि भारत को कूटनीतिक लिहाज से इस वक्त किसके साथ खड़ा होना चाहिए। 9% लोगों का मानना है कि ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। 13% लोगों का मानना है कि इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। 73% लोगों का ये मानना है कि दोनों से सामान्य रिश्ते हैं तो दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मणि साहब, भारत ने एक संकेत दे दिया है कि आंकड़ा है 2 फरवरी 2000 में, 17 मई 2001 में, 12 फरवरी 2002 में, 23 दिसंबर 2002 में, 19 फरवरी 2003 में, 6 दिसंबर 2005